गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो स्वागत है आपका अपने चैनल न्यू डांस क्लासेज में। आज हम आपके लिए साइंस से कक्षा 10वीं का चैप्टर नंबर 6 लेकर आए हैं। तो आज हम पढ़ेंगे जैव प्रक्रम। तो जैव प्रक्रम होता क्या है? जितने भी जीवधारी हैं उनमें जीवित रहने के लिए कुछ प्रक्रम हमेशा चलते रहते हैं और इन्हीं प्रक्रमों के कारण हम जीवित रह पाते हैं। तो आज हम ज्यादा बेसिक जानकारी न लेकर और डायरेक्ट ही हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो जो जैव प्रक्रम है, इस जैव प्रक्रम में कुछ टॉपिक आते हैं, जैसे पाचन तंत्र आता है, श्वसन तंत्र आता है, परिसंचरण तंत्र आता है, उत्सर्जन तंत्र आता है और अंतःस्त्राव तंत्र आता है। तो कक्षा 10वीं में इन तंत्रों के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे, जो कि आगे की कक्षाओं के लिए और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए और कक्षा 10वीं के लिए। स्टूडेंट्स, सबसे पहले बात करते हैं पाचन तंत्र की। तो जो पाचन तंत्र है, सबसे पहले इसका डायग्राम ड्रॉ करते हैं। इस प्रकार से पाचन तंत्र का डायग्राम होता है। इसमें जो सबसे पहला भाग आता है वो आता है मुख गुहा। इस जगह पर जहां श्वसन मार्ग और आहार नाल दोनों मिलते हैं, इस वाले भाग को हम ग्रसनी कहते हैं। ग्रसनी के नीचे आमाशय तक एक नलिका नुमा भाग होता है, जिसे ग्राफ नाल कहते हैं, और यह हमारा आमाशय। जो आमाशय है, इस आमाशय के ऊपर यकृत होता है। क्या होता है जी? यकृत। और यकृत में होता है पित्ताशय। क्या होता है? पित्ताशय। और जो पित्ताशय है, इस पित्ताशय से निकलने वाली नलिका एक अन्य नलिका से मिलती है, जो अग्नाशय ग्रंथि के साथ मिलकर छोटे आंत के ग्रहणी भाग में खुलती है। तो यह है हमारी अग्नाशय ग्रंथि। अग्नाशय के यहाँ ऊपर होती है छोटी सी प्लीहा। क्या होती है? प्लीहा। ये जो प्लीहा है, ये प्लीहा जो छोटे बच्चे होते हैं, तो छोटे बच्चों का जो रक्त है वो प्लीहा में बनता है। और जो लाल रक्त कणिकाएं हैं, ये प्लीहा में जाकर नष्ट होती है, इसलिए इसे आरबीसी का समधान घाट भी कहते हैं। तो ये था यकृत, और यह है पित्ताशय। कहिए पित्ताशय। अगर इसकी बात करें तो यहां से लेकर यहां तक ये पूरी छोटी आंत होती है, जिसे स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। तो ये जो छोटी आंत है, ये छोटी आंत 3 भागों से मिलकर बनी होती है। इसे हम ऐसे याद रख सकते हैं, डी जे पे आई। डी जे पे आई। तो डी से तो बोलेंगे ड्यूडेनम, जैसे बोलेंगे जैतूनम, और आई से बोलेंगे एरियम। तो ये जो सबसे ऊपरी भाग है, इसे हम कहेंगे क्या? ड्यूडेनम।
क्या बोलेंगे इसे? ड्यूडेनम। और इसी को हम ग्रहणी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? ग्रहणी। और जो दूसरा पार्ट है, इसके जो नीचे वाला पार्ट है, मतलब मिडिल पार्ट, इसको हम बोलेंगे इलियम। और इलियम को हिंदी में बोलते हैं अग्र सूत्रांग। और जो इसका जो अंतिम भाग है, इसे हम बोलते हैं ज़ेजुनम। और ज़ेजुनम को बोलते हैं सूत्रांग। तो कुछ वाल्व्स की भी बात कर लेते हैं। ये जो ग्लास नाल और अमाशय, इसके ऊपर होता है कार्डियक वॉल्व। और यहां पर होता है पाइलोरिक वॉल्व। कौन सा वॉल्व होता है? पाइलोरिक वॉल्व। और दोस्तों इस वाल्व के बारे में बहुत कम जानकारी देते हैं। तो जो छोटी आंत और बड़ी आंत, इसके मिलने का जो स्थान है, यहाँ पर भी एक वाल्व होता है जिसे हम बोलते हैं इलियोसिकल वाल्व। इसके बाद में उल्टी जो आकार क्या जाते हैं हमारी, क्या? बड़ी आंत। और जो बड़ी आंत है, इस बड़ी आंत के कुछ भाग होते हैं। जैसे जो ऊपर जाने वाला जो भाग है, इस ऊपर जाने वाले भाग को कहते हैं आरोही कोलोन। क्या कहते हैं जी? आरोही कोलोन। और ये जो आड़ा भाग, इसको कहते हैं अनुप्रस्थ कोलोन। और जो इससे थोड़ा नीचा है, तो इसको बोलेंगे अवरोही कोलोन। इसे यहां मेंशन कर देते हैं, अवरोही कोलोन। और अगर इसकी बात करें तो इसे बोलते हैं सिग्माकार कोलोन। अब यदि इसकी बात करें तो ये जितने भी हैं चारों, ये है कोलोन के बाद। किसके बाद है? कोलोन के। अब कोलोन होता क्या है? ये जो बड़ी आंत है, ये बड़ी आंत मुख्य रूप से दो भागों से मिलकर बनी होती है। ये जो बड़ी आंत है, मुख्य रूप से दो भागों से मिलकर बनी होती है, जिसमें एक भाग होता है जिसे हम बोलते हैं सीकम। और जो सीकम है, इस सीकम का भी एक भाग होता है जिसे हम कहते हैं परिसेशिका। इसे इंग्लिश में बोला जाता है अपेंडिक्स। इसे इंग्लिश में बोलते हैं अपेंडिक्स। तो ये जो सीकम है, ये बड़ी आंत का पहला भाग होता है। और जो दूसरा भाग है जिसे हम कोलोन कहते हैं, और जो कोलोन है भी चार भागों में बटा होता है। ये जो कोलोन है, कोलोन के बाद में आता है हमारा रेक्टम, जिसे हम मलाशय कहते हैं। इस मलाशय को इस अलग भाग भी समझा जाता है, परंतु वास्तव में हमारी जो बड़ी आंत है, इसका भाग होता है। और ये एक नलिका नुमा भाग से भाग खुलता है, जिसे हम गोदा नाल कहते हैं। क्या कहते हैं जी? गोदा नाल। और जो गोदा नाल है, इस गोदा नाल में दो अवरोधनियां लगी होती है, जिससे मल का बहिष्करण नियंत्रित होता है। तो इस जगह पे और यहाँ पर एक तो अंतर और एक बाह्य, क्या रहती? दोनों गोदा अवरोधनी। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं हम मुख गुहा की। जब हम भोजन खाते हैं तो भोजन मुख गुहा में उपस्थित दांतों द्वारा चबाया जाता है। और जब दांतों द्वारा चबाकर इसको बारीक कर लिया जाता है, तो यहां पर स्थित जो जिह्वा है, ये क्या है? जिह्वा। इस जिह्वा द्वारा ये जो बारीक पिसा भोजन है, इस बारीक पिसे भोजन को लार में मिलाया जाता है। अभी लार कहां से आती है? तो इस जगह पे एक जोड़ी, जैसे हमारे कान है दोनों तरफ, अब कानों से नीचे जो गाल होते हैं, यहां पर एक इधर और एक इधर, एक जोड़ी क्या होती है? हमारे लार ग्रंथि की होती है। इसका नाम होता है कर्णपूर। क्या होता है? कर्णपूर।
4। और जो एक इस जगह पर जैसे हमारे जो जबड़े होते हैं तो ये जबड़े मान लो, और जबड़ों के जो जॉइंट होते हैं यहां पर भी एक जोड़ी लाल ग्रंथि होती है, इन्हें हम कहते हैं अधोजम। और ये जो हमारी जीवा है तो जीवा के नीचे तालु होता है, उसके दोनों तरफ क्या होती है, एक जोड़ी लाल ग्रंथि और पाई जाती है जिसे हम कहते हैं अधोजीवा। ओके, तो 3 जोड़ी लाल ग्रंथि होती है। इन तीनों से 3 जोड़ी लाल ग्रंथियों से अम्लीय लाल स्राव होता है जिसका पीएच मान लगभग 6.8 तक होता है। इस जगह पर जो ये लाल ग्रंथि इनसे लाल स्रावित होती है। इस लाल में कुछ जीवाणु उपस्थित होते हैं जिन्हें हम एंजाइम कहते हैं, तो यहां मेंशन कर देते हैं। तो जो लाल है इस लाल में 2 प्रकार के जीवाणु पाए जाते हैं। तो एक को तो हम कहते हैं टायरिन और इसी को लाल एमिलेज के नाम से जाना जाता है। और जो लाल एमिलेज है ये भोजन में उपस्थित जो मंड होती है इसका पाचन करने का कार्य करता है। और इसके साथ में यहाँ पर एक और एंजाइम होता है जिसे हम कहते हैं लाइसोजाइम। ये जो लाइसोजाइम है तो दोस्तों हम जानते हैं कि हमारे गांव में तो रीत होती है कि जैसे सुबह का भोजन शाम को खाना, कभी शाम का तो सुबह खा लिया, और हमें पता नहीं होता कि उसमें कितने जीवाणु होते हैं जो हमारे लिए कितने हानिकारक होते हैं। परंतु घबराने की कोई बात नहीं है, हमें भगवान ने ऐसा सिस्टम बनाकर दिया है जिसमें जो लाल है उसमें एक एंजाइम होता है लाइसोजाइम। ये जब हम भोजन खाते हैं तो भोजन में उपस्थित जीवाणुओं को नष्ट करने का कार्य करता है। तो मैं ये नहीं कहना चाहता कि आप ठंडा भोजन खाएं, परंतु उसके लिए भगवान ने सुविधा दी है लाइसोजाइम एंजाइम। तो यहाँ पाचन भी हो गया और जीवाणु भी नष्ट हो गए। तो सबसे पहला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि भोजन का पाचन सबसे पहले कहाँ होता है। तो भोजन का पाचन सबसे पहले होता है मुख गुहा में। और कौन से पदार्थ का सबसे पहले पाचन होता है, तो होता है मंड का। ओके, तो इस मुख गुहा में जो बारीक पिसा भोजन है, इस बारीक पिसे भोजन को हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं बोलस। ये कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है कि मुख गुहा में बारीक पिसे भोजन को क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं हम बोलस। ओके दोस्तों, तो ये जो यहाँ पर लार है, ये लार भोजन को क्या कर देते, गीला कर देते, जिससे ये जो भोजन है यह आसानी से फिसल कर और ग्रास नाल के माध्यम से कहां तक पहुंच जाता है, आमाशय तक पहुंच जाता है। अब बात करते हैं ग्रसनी की। तो ग्रसनी क्या है, ग्रसनी कुछ भी नहीं है, ये हमारे जो भोजन मार्ग है और जो श्वसन मार्ग है इन दोनों का मिलन स्थल है, छोटा सा भाग है जहां दोनों मिलते हैं, इसे हम कहते हैं ग्रसनी। और जो ग्रसनी से और आमाशय तक का नलिका नुमा भाग इसे हम कहते हैं ग्रास नाल। ग्रास नाल केवल एक ही काम करता है, ये मुख भाग के भोजन को आमाशय तक पहुंचाने का कार्य करता है। अब बात करते हैं किसकी, अमाशय। तो जो अमाशय है इस अमाशय के भी 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं दोस्तों इसके, 3 भाग। एक होता है कार्डियक, एक होता है फंडिक और एक होता है पाइलोइड। ओके, तो ये 3 भाग किसके होते हैं, आमाशय के। अब आमाशय में होता क्या है, आमाशय में जो इसकी भित्ति है, इस भित्ति पर एक ग्रंथि उपस्थित होती है जिसे हम कहते हैं जठर ग्रंथि। क्या कहते हैं, जठर ग्रंथि। और जो जठर ग्रंथि है इस जठर ग्रंथि द्वारा जठर रस का स्राव किया जाता है। अब इस जठर रस है, इस जठर रस में होता क्या है इसके बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। तो यहां लिखते हैं जठर रस। तो जठर रस में मुख्य रूप से क्या क्या उपस्थित होते हैं, एक तो उपस्थित होता है क्या, HCl, और दूसरा क्या उपस्थित होता है, दूसरा उपस्थित होता है इसमें एंजाइम। अब एंजाइम कौन से उपस्थित होते हैं, एंजाइम यहाँ पर 3 एंजाइम उपस्थित होते हैं, जिनमें से एक एंजाइम जिसे हम कहते हैं जठर लाइपेज,
और जो दूसरा एंजाइम होता है, इस दूसरे एंजाइम को हम कहते हैं क्या, पेप्सिन। और जो तीसरा एंजाइम होता है इसे हम कहते हैं रेनिन। अब जो HCl अम्ल है, ये HCl अम्ल क्या करेगा, तो HCl अम्ल जो हम कठोर भाग खा जाते हैं, जैसे भोजन खाते हैं उसमें कुछ कठोर भाग होते हैं, उन कठोर भागों को गलाने का काम करता है और जो भोजन है इस भोजन को सड़ने से रोकता है। और दोस्तों इसके साथ में ये जो HCl अम्ल है एक और बहुत अच्छा काम करता है। तो क्या अच्छा काम है, ये जो है ना पेप्सिन और रेनिन, ये बिल्कुल निकम्मे है, मतलब कोई निकम्मा व्यक्ति होता है वो काम नहीं करना चाहता, उसी प्रकार से जो पेप्सिन रेनिन है ये बिल्कुल अक्रिय अवस्था में होते हैं और इनको सक्रिय करने का काम कौन करता है दोस्तों, इनको सक्रिय करता है कौन, HCl अम्ल। ओके, तो फिर ये करेंगे क्या सक्रिय होकर, ये करेंगे प्रोटीन का पाचन। तो जो हम भोजन खाते हैं तो भोजन में उपस्थित जो प्रोटीन है इस प्रोटीन का पाचन करता है पेप्सिन एंजाइम। और दोस्तों अगर हम बात करें रेनिन की, तो रेनिन दूध में उपस्थित जो कैसिन प्रोटीन है उसका पाचन करने का कार्य करता है। और जो 6 माह से कम उम्र के बच्चे होते हैं, जो 6 माह से कम उम्र के बच्चे होते हैं इनको सबसे अधिक आवश्यकता होती है रेनिन की, क्योंकि वो केवल मां का दूध पीते हैं। तो जो रेनिन एंजाइम है दूध में उपस्थित कैसीन प्रोटीन का पाचन करता है और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है इसकी सक्रियता कम होती जाती है। और हम बात करें जठर लाइपेज की, तो इसका दोस्तों यहाँ कोई कार्य नहीं है। तो पहली बात यह आती है कि जब यहाँ पर उपस्थित होता है तो इसका कोई कार्य क्यों नहीं है। अरे भाई ये जो जठर लाइपेज अर्थात जो लाइपेज एंजाइम है ये कार्य करता है क्षारीय माध्यम में, और यहाँ पर HCl अम्ल के कारण कौन सा माध्यम होता है, अम्लीय माध्यम, इसलिए इसका यहाँ पर कोई कार्य नहीं है। ये वर्क करेगा और कहाँ, ये करेगा छोटे आंत में। ओके दोस्तों, तो जो अमाशय है इस अमाशय में हम समझ चुके कि HCl अम्ल का क्या कार्य है और जो एंजाइम की क्या भूमिका है। तो ये जो HCl अम्ल है इससे हमारे एक नुकसान भी है। तो नुकसान क्या है कि जब कभी कभी इसकी मात्रा अत्यधिक हो जाती है तो इसके अत्यधिक मात्रा के कारण हमारा जो पेट है इसमें जलन लगने लगती है। तो हम उसके लिए एंटासिड का उपयोग करते हैं, परंतु हमारे अंदर भी इसके लिए एक सुविधा होती है कि जठराशय से इसमें होती है श्लेष्मा। क्या होती है, श्लेष्मा। ये जो श्लेष्मा है इसके इस पर परत होती है, किस पर, अमाशय पर, जो कि HCl अम्ल के दुष्प्रभाव से हमें बचाने का कार्य करती है। और ये जो भोजन है ये भोजन अमाशय में लगभग 2 से 3 घंटे तक ठहरता है और इस जगह पर प्रोटीन का पाचन सर्वाधिक होता है। तो अगर कभी पूछा जाए कि प्रोटीन का पाचन सर्वाधिक कहाँ होता है तो होता है हमारे अमाशय में। और दोस्तों इसके बाद में जो भोजन है वो कहाँ पहुंचेगा, छोटे आंत में। पर एक और बात मैं बता देता हूं इसके बारे में कि जो यहाँ पर अमाशय में बारीक पिसा भोजन उसको कहते हैं, तो इसको कहते हैं कायम। देखा होगा ना कायम चूर्ण। तो जो कायम चूर्ण है वो यहीं पर काम करती है। तो जो भोजन है बारीक पिसा भोजन जो अमाशय में होता है उसको बोला जाता है कायम। अब बात आ जाती है कि जब ये भोजन कहाँ पहुंच जाता है, छोटे आंत में। तो छोटे आंत में ये जो यकृत निर्माण करता है किसका, पित्तरस का। किसका निर्माण करता है, पित्तरस का। और दोस्तों ये जो पित्तरस है ये पित्तरस हमेशा कहाँ पर एकत्रित होता है, ये होता है पित्ताशय में। कहाँ एकत्रित होता है, पित्ताशय में। और जब इसकी जरूरत पड़ती है, जैसे ही भोजन यहाँ पहुंचता है तो इसकी रिक्वायरमेंट के अनुसार यहाँ से जो पित्तरस है वो धीरे धीरे कहाँ पहुंच जाता है, छोटे आंत के ग्रहणी भाग में पहुंच जाता है। और इसके पश्चात जो अमाशय, ये जो अग्नाशय ग्रंथि है, इस अग्नाशय ग्रंथि से भी अग्नाशय रस कहाँ पहुंचता है जी, छोटे आंत में पहुंचता है। तो इस जगह पर अत्यधिक एंजाइम उपस्थित होते हैं। और जो हमारी जो छोटी आंत है इसकी आंतरिक जो भित्ति होती है, इस आंतरिक भित्ति पर भी जो आंतरिक कोशिकाएं होती है उनसे भी आंतरिक रस स्त्रावित होता है, उसमें भी एंजाइम उपस्थित होते हैं। तो यहाँ पर एंजाइम की मात्रा अत्यधिक हो जाती है, इसलिए भोजन का जो सर्वाधिक पाचन होता है वो सर्वाधिक पाचन ड्यूडेनम भाग अर्थात ग्रहणी भाग में ही होता है। तो इस जगह पर जो यहाँ से जो पित्तरस आता है, इस पित्तरस में एक एंजाइम होता है लाइपेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम, लाइपेज एंजाइम। अब जो सबसे पहले बात करते हैं किसकी,
कि जो इस तरह से वो करता है। तो इस जगह पे जो वसा है, वसा की बड़ी कोशिकाओं को छोटी कोशिकाओं में तोड़ता है, अर्थात उसका पाइसीकरण कर देता है। कौन कर देता है पाइसीकरण? जो यहाँ से आता है पित्तरस, वो क्या कर देता है? वसा का पाइसीकरण। और जो लाइपेज एंजाइम है वसा का पाचन करने का कार्य करता है। इसके पश्चात जब भोजन छोटे आंत के आगे के भाग से निकलता है तो इस भाग में इस प्रकार से, जैसे आंतरिक भाग में ऐसे अंगुली नुमा संरचनाएं होती, अंगुली नुमा संरचनाएं थी जिन्हें विलय कहते हैं, ठीक। और ये क्या कर देती है? इसके सतही क्षेत्रफल को बढ़ा देती है, जिससे यहाँ पर भोजन का सर्वाधिक अवशोषण होने का कार्य होता है। अर्थात जो पचित भोजन है उसका सर्वाधिक अवशोषण कहाँ होता है? तो सर्वाधिक अवशोषण होता है अग्र क्षुद्रांत्र में। तो जब भोजन यहाँ से आगे पहुंचता है तो यहाँ से होता हुआ कहाँ जाएगा? बड़ी आंत में। तो बड़ी आंत में इससे जल और जो खनिज लवण आदि है इनका भी अवशोषण हो जाएगा। और अंत में, और एक और बात दोस्तों, एक मात्र विटामिन के जो बनता है हमारे छोटे आंत्र में, ओके। और यहाँ पर एक सूक्ष्म जीव भी होता है। क्या होता है? एक सूक्ष्म जीव। सुना होगा ना, जल की शुद्धता को माप, जो जल की अशुद्धता है उसकी माप को बताता है, ओके। तो यहां से जब आगे बढ़ते हैं तो ये जो शेष अपशिष्ट जो भोजन है ये कहाँ एकत्रित हो जाता है? मलाशय में, और समय समय पर इसको त्याग दिया जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा जो पाचन तंत्र है वो आज कंप्लीट होता है। तो धन्यवाद। अब अगले टॉपिक के मिलते हैं, अगले टॉपिक के लिए मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक आप जुड़े रहिए।